क्योंकि मेरा बेटा सीखेगा कि मुझे लड़कियों को या महिलाओं को ऐसे ट्रीट करना है, और मेरी बेटी सीखेगी कि मुझे ये सहना है जैसे मेरी माँ ने सहा। तो मुझे उस चेन को ब्रेक करना था, एंड दैट्स व्हाई आई सेपरेटेड एंड आई डिसाइडेड कि नहीं। मुझे नहीं पता था कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं, उनके मतलब किस तरह से उनके लिए लड़ा जा सकता है, क्या प्रोसेस होता है, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, हिंसा होती है, ये क्यों होती है। बॉबी ने मतलब वो तो सामान्य लड़का था, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, बेरोजगार उसके लिए लड़ रहा था, और लेकिन उसको लगा कि जो मेरी समस्या है वो बाकी लोगों की समस्या है, उत्तराखंड के बहुत सारे युवाओं की समस्या है। और फिर वो उन समस्याओं को और उस तरह के चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया और एक जैसे लोगों को साथ में लेकर आया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई बिना पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लड़ी नहीं जा सकती, और फिर उसने चुनाव लड़ा। लड़के कितना बदल पाते हैं उसके लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। अभी फेमिनिज्म में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर आपको समाज में बदलाव लाना है, सोच में बदलाव लाना है, तो आपको पैरेलली दोनों के साथ काम करने की ज़रूरत है। शुरुआत में लोगों ने सिर्फ महिलाओं के साथ काम किया, महिलाओं को अवेयर किया, पुरुषों को आइसोलेटेड रखा, लड़कों को आइसोलेटेड रखा। लेकिन अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप ये सस्टेनेबल बदलाव लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि समाज में बराबरी का माहौल बने, तो आपको लड़कों और पुरुषों के साथ भी इस मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत है। फिर अगर एक गिलास दूध होता है तो हम खुद भी बोलते हैं भैया को दे दो, आज भी ये है, या पापा को दे दो। अच्छी अगर घी खाने में डाला जाता है तो पापा के और भैया के खाने में डाल दो, मैं तो नहीं खाऊंगी। उसके दो पक्ष हैं, एक तो बचपन से देखा है और एक हमें भी जीरो फिगर रहना है। एनजीओ की बात आई है तो फिर हमने देखा है वुमेन सेफ्टी पे, चाइल्ड अब्यूज पे काफ़ी एनजीओ है, लेकिन आपने अभी बोला भी था कि ट्रांसजेंडर को भी अवार्ड मिला था, पर जो एलजीबीटीक्यू के एनजीओज हैं उनका जो रेशियो है वो बहुत कम है। थैंक यू सो मच दीपा कौशलम जी। आज के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के ज़माने में जो लोग रियल ग्राउंड पे आके काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हैं, हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। हम क्यों नहीं जानते हैं? जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोगों को वीडियो ऑन करके कुछ डोनेट कर रहे हैं, हमें उनका तो पता है, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारा ही है कि हम उन्हीं लोगों को नहीं जानते जो एक रियल वर्क कर रहे हैं, उत्पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं, पढ़ाई में लोगों की मदद कर रहे हैं। दुर्भाग्य तो हमारा ही है। आज हम आपको मिलाएंगे ऐसी एक पर्सनालिटी से जिनके बारे में शायद बहुत लोग को नहीं पता है, पर हम आपको उनके बारे में बताएंगे, उनका स्ट्रगल बताएंगे, उन्हें किन किन अवार्डों से सम्मानित किया गया है बताएंगे। आज हमारे साथ ट्राइपॉड प्रोडक्शन में दीपा कौशलम जी आई हैं, जो लगभग 2004 के बाद से सोशल वर्क कर रही हैं। इन्होंने काफ़ी ही लड़कियों के लिए पढ़ाई की, तलाकशुदा औरतों की जो शिकायतें रही हैं, इवन जो डोमेस्टिक वायलेंस रहा है, उन सब को काफ़ी हद तक सुधारा है। कि इन्हें आइकन ऑफ करेज का भी अवार्ड मिला है 2016 में विस्कॉम की तरफ से, और उसके बाद सी सुब्रमण्यन का अवार्ड भी मिला है। दीपा जी, थैंक यू। अभी सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि जो आपका स्ट्रगल रहा है, आपकी पढ़ाई से लेके ओपन स्कूल, उसके बाद आपने ज़िद करके पढ़ाई की है, फिर आप अपने फैमिली के आई थिंक सबसे पहली एमए इंग्लिश में रही हैं, और उसके बाद फिर शादी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अस्तित्व जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है एनजीओ, उसको ज्वाइन करने तक का सफ़र अपने बचपन से वहाँ तक का बता दीजिए। काफ़ी लंबी जर्नी है, और अगर स्कूलिंग की बात करें तो मैं परसों ही बात करी थी, एक कार्यक्रम था हरिद्वार में बच्चों के साथ, और उसमें रोल मॉडल्स पे बात हो रही थी कि हम अपने आसपास किस तरह के रोल मॉडल्स देखते हैं। तो मैं बच्चों को बता रही थी कि रोल मॉडल्स में हम कई बार बाहरी लोगों से प्रभावित होते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर से प्रभावित होता है, कोई अमिताभ बच्चन से प्रभावित होता है, कोई लता मंगेशकर से प्रभावित होता है, लेकिन देखा जाए तो वास्तविक जीवन में हम अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। अपनी नानी से प्रभावित होते हैं, अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, कोई टीचर हमें प्रभावित करता है, कोई डॉक्टर हमें प्रभावित करता है। तो उन बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जिनको दुनिया जानती है वो तो प्रभावित करते ही करते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग प्रभावित करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें रिलेट भी करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल ज़िंदगी के लोग होते हैं। तो मुझे भी शायद मेरी नानी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था शिक्षा को लेके, और वही कारण था कि मैं लड़ती रही, जूझती रही, और हर साल मतलब मेरा ये संघर्ष होता था कि हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि भाई लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी तो उसके लिए लड़का नहीं मिलेगा। तो 10th के बाद ही ये सब शुरू हो गया था। तो मुझे जो पहला लड़का देखने आया था वो मैं जब 15 साल की थी तब आया था,
और मुझे लड़ना पड़ा था। मैंने अपने पापा को बोला कि आप मेरा बाल विवाह कर रहे हैं। शायद वो पहला एक्टिविज़्म का मेरा स्टेप था जहाँ मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया था। और मैंने उनको यहाँ तक कहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये बाल विवाह है और ये इसके खिलाफ़ कानून है। तो मेरे पापा हंसी मजाक में ही उस बात को लड़के वालों को उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अभी ये छोटी है, अभी हम इसकी शादी नहीं कर सकते, तो जब तक ये 18 साल की बहुत नहीं बड़ा होती। कदम होता है 15 साल की उम्र में अपने लिए ऐसा वाला स्टेप उठाना। हाँ, क्योंकि पढ़ाई करनी थी वो भी तो उस जमाने में, मतलब बिल्कुल। ये 80s 90s की बात होगी ना। हाँ, तो 90s मैं उनसे मिली भी, उस लड़के से भी मिली। वो बीटेक कर रहा था, बीएचएल में उसकी जॉब लगने वाली थी, मतलब प्लेसमेंट सब रेडी था। और जैसे कि होता ही है कि जैसे ही प्लेसमेंट, लड़कों के लिए भी ये बाध्यता हो जाती है ना कि जैसे ही नौकरी लगी तो शादी की बाध्यता, तो मुझे उस पर भी तरस आ रहा था कि इतने छोटे बच्चे की शादी कर रहे हैं लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो उनके घर वालों ने बोला नहीं, हमें जल्दी जल्दी करनी है। तो मैंने, पापा ने मना कर दिया कि नहीं, ये 15 साल की है, अगर आप रुक सकते हैं तो आपको 3 साल रुकना। उन्होंने बोला नहीं, इतना हम नहीं रुक सकते। तो वो मुझे लगता है मेरा पहला कदम था जहाँ मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था। और उसके बाद फिर वो जो कदम निकले, वो विद्रोही स्वभाव जो था वो बना रहा। फिर तो जो लड़ाई है वो शायद अभी तक लड़ाकू के नाम से मैं फेमस हूँ। अभी तक लोग ये मानते हैं कि कितनी लड़ाकू औरत है। तो उसके बाद आपने ओपन स्कूल से पढ़ाई की ना? नहीं, जब मैंने ओपन से नहीं, मैंने पढ़ाई पूरी रेगुलर से की अच्छा, है। रेगुलर मेरा से की पूरा है। रेगुलर रहा। मैंने महादेवी कन्या पाठशाला एमकेपी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। और मेरा ग्रेजुएशन था ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कोर्स उस समय आया था। तो मैंने वो टाइपिंग, शॉर्ट हैंड एंड ऑल ये सब किया था। और फिर मुझे लिटरेचर से काफ़ी लगाव था, तो मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया। उसके बाद तो फिर कहीं ना कहीं शादी का प्रेशर बना था आप पे ना? हाँ, शादी का तो प्रेशर हमेशा से बना रहा, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी, पिताजी बीमार रहते थे, तो ये दबाव रहा कि भाई आप शादी कर लो, कम से कम एक बच्चे की शादी देख लें। तो 20 साल में शादी कर दी गई। फिर शादी के बाद के स्ट्रगल भी वो आपके अलग हैं। बिल्कुल, वो लव मैरिज भी थी, क्योंकि मैं उनको जानती थी जिनसे मेरी शादी हुई थी। लेकिन ये भी था कि मैं शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार उस समय भी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो मुझे समझ में आता गया कि अभी शादी के अतिरिक्त भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो लड़कियों की ज़िंदगी में ध्यान देने वाले होते हैं। तो मैंने बहुत प्रयास किया, अपनी माँ को समझाया कि अभी नहीं करते हैं, 1-2 साल रुक जाते हैं, वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और मैं भी थोड़ा स्टेबल हो जाऊंगी। लेकिन मेरी मम्मी को था कि नहीं नहीं, हम एक जिम्मेदारी की तरह इसको देख रहे हैं, तो शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम दोनों करते रहना जो तुम्हें करना है, पढ़ना है, आगे क्या करना है। तो मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। और 2000 में मेरी शादी हो गई थी, 11 दिसंबर 2000 में। मैं 20 साल की थी उस समय। और अपने मास्टर्स सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स मैंने शादी के बाद दिए। और शादी सक्सेसफुल रही? कहाँ तक नहीं रही, कहाँ तक नहीं रही? पता नहीं शादियाँ सक्सेसफुल होती भी है या नहीं होती है लेकिन मेरी नहीं रही, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, जो भी कहो, कि कुछ समय बाद ही समस्याएं शुरू हो गई थी, फर्स्ट ईयर के बाद ही। क्योंकि जो मेरा पार्टनर था उसको लगता था कि शायद औरतों को ट्रीट करने का जो तरीका है वो ये है कि उनको जो भी कहा जाए वो सुने और उस पर मनन करें। और मैं तो विद्रोही थी, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनती थी, तो मैं फिर उसकी कैसे सुनती। तो फिर वहाँ से टकरार शुरू हुई। टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो वहाँ पे एक मानसिक संतुलन भी बिगड़ सा जाता है। मानसिक संतुलन तो बहुत बाद में जाके बिगड़ा, उस समय तो खूब लड़ी हूँ। और शायद 14 साल तक लड़ती रही उससे, और काफ़ी फिज़िकल वायलेंस झेला। क्योंकि उस समय मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, थप्पड़ मार देना, धक्का मार देना, कभी लात मार देना, कभी किक करना, कभी मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर वायलेंस, कभी इतना भी हो गया कि चोट लग गई। तो ऐसा लगता था कि भी मैं भी फाइट बैक तो करती थी, तो धक्का मुक्की हो जाती थी। तो लेकिन जब मैं उसी दौरान अस्तित्व में आई, तब मुझे वो समझ में आया कि अच्छा, जो मेरे साथ हो रही तो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये घरेलू हिंसा है। और इस घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून है, बाकायदा 2005 का एक कानून है। और मैं उस कानून को ना सिर्फ मैंने खुद पढ़ा, मैंने घर में लाके वो किताब रखी और अपने पार्टनर को भी बोला कि ये देखो, ये जो आप मेरे साथ कर रहे हो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये फिजिकल वायलेंस है, ये इमोशनल वायलेंस है, ये सेक्सुअल वायलेंस है। जब मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर आप मेरे साथ संबंध बनाते हो तो वो सेक्सुअल वायलेंस में आता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ डिस्कस हुई और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया इस बात को। उसे लगा कि तुम काम कर रही हो, उस काम को काम के तरीके से डील करो, पर्सनल लाइफ में इसको मत लेके आओ। लेकिन ये दोगलापन मैं नहीं कर पाई। स्टार्ट तो खुद से होता है बिल्कुल ना? बिल्कुल, मुझे लगा कि अगर मैं किसी और औरत को बोलने जा रही हूँ कि आपके साथ जो हो रहा है वो घरेलू हिंसा है, तो जो मैं खुद फेस कर रही हूँ वो मैं कैसे कर सकती नहीं हूँ। बोल सकते। और तब तक मैं उसको बोल ही नहीं सकती हूँ अगर मैं खुद फेस कर रही हूँ। तो फिर हमारा उस समय पे इस बात पे आर्ग्यूमेंट होना शुरू किया कि या तो आप अपना काम चुन लो या मुझे चुन लो। तो
तो ये 2012 की बात है और 2013 में मेरी माँ की मृत्यु हुई। और शायद मेरी माँ वो कड़ी थी जिन्होंने मेरी शादी को जोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि वो एक सामाजिक दबाव भी था कहीं ना कहीं उस शादी को कंटिन्यू करने का। तो जैसे ही मेरी माँ की मृत्यु हुई, मैंने तय किया कि अब मैं उस रिलेशनशिप में नहीं रह पाऊँगी। मेरे 2 बच्चे थे और वो बच्चे भी उस हिंसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, वो भी, क्योंकि हिंसा का असर उस पर भी होता था, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होता था वो कई बार। तो तब हम तीनों ने बैठ के निर्णय लिया। मेरा बेटा 10 साल का था, मेरी बेटी 5 साल की थी। हम तीनों ने बैठ के, मैंने उनसे बात की कि आप दोनों को क्या लगता है, मुझे पापा के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और मेरे बच्चों ने बोला नहीं रहना चाहिए। ये रोज़ रोज़ की जो लड़ाइयाँ हैं, हमारी बाहर बेइज्जती होती है, सारे में हम लोग देखते हैं, हमारे पड़ोस के जो बच्चे हैं हमारे साथ खेलते हैं, वो हमारा मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे घर में तो लड़ाई होती रहती है, तुम्हारे मम्मी पापा तो लड़ते रहते हैं, तो हमें बहुत इंसल्टिंग लगता है, तो हमें लगता है आपको नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि जब एक 10 साल का बच्चा समझ रहा है कि मुझे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अब्यूजिव रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो मैं क्यों स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ। एंड दैट वाज द लास्ट एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई सेपरेटेड। और ये सेकंड बड़ा कदम रहा आपका? शायद सेकंड शायद में से पहले ही कर लूं। तीसरा, क्योंकि शादी करना भी शायद एक कदम ही था। हाँ, लव मैरिज वो भी एक कदम था, लेकिन उसको मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि परिवार बहुत आसानी से तैयार हो गया था। लेकिन ये एक सोसाइटी को ना नॉर्म्स को तोड़ के जाना, बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना लोग वही सोचते 14 हैं साल यार की कि शादी बने को रहो। तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी जब आपके पास 2 बच्चे हों। क्योंकि हमेशा समाज ये कहता था कि नहीं, बच्चों को तो दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, ब्रोकन रिलेशनशिप में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, परिवार टूट जाता है, टूटे हुए परिवारों के बच्चे भी टूटे रहते हैं, बहुत कुछ कहा। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं अलग नहीं हुई तो और 2 जिंदगियां और ख़राब होंगी, क्योंकि मेरा बेटा सीखेगा कि मुझे लड़कियों को या महिलाओं को ऐसे ट्रीट करना है, और मेरी बेटी सीखेगी कि मुझे ये सहना है जैसे मेरी माँ ने सहा। तो मुझे उस चेन को ब्रेक करना था, एंड दैट्स व्हाई आई सेपरेटेड एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, ये ना तो मेरे बेटे को मैसेज जाए कि वो किसी भी लड़की को मार पीट के अपने साथ रख सकता है, ना मेरी बेटी को मैसेज जाए कि कोई लड़का उसको मार पीट के अपने साथ रख सकता है। तो दैट्स हाउ आई चूज़ कि हमें अलग रहना है और हिंसा मुक्त जीवन जीना है। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, उसमें बहुत कुछ बहुत प्यारा है, उसको एक्वायर करना है रादर देन ये लड़ने झगड़ने तो की। अब तक आप अस्तित्व में काम कर रहे थे ना? मैंने 2008 में अस्तित्व ज्वाइन कर लिया था, और मज़े की बात यह कि मेरे पति ने ही मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। तो फिर वो मुझे लेके गए, क्योंकि वो खुद सोशल वर्क से कभी वॉलंटियर करते थे, जुड़े रहे थे, थिएटर वेटर भी करते थे। तो उन्होंने ऐसे ही, मैं टीचिंग करती थी, 6 साल मैंने पढ़ाया है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है, मैं पीजीटी इंग्लिश थी। तो हमारे घर के पास ही ये संस्था का ऑफिस खुला, और मेरे हस्बैंड को मतलब वो मिली जो उनकी संस्थापक थी, प्रीति नाम है उनका, अस्तित्व की जो संस्थापक है प्रीति, दिल्ली से बिलोंग करती थी। तो वो यहाँ आके उन्होंने शुरू किया, वो डिफेंस कॉलोनी में रहती थी, और उनके बच्चे और हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो दैट्स हाउ दे बोथ मेट। और फिर उन्होंने बताया कि मैंने अपनी संस्था शुरू की है, तो आप आइए। तो ये मुझे लेके गए वहाँ पे, और हम दोनों ऐसे ही बैठे जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी संस्था के बारे में बताया। और उन्होंने, मेरे को उस समय ये था कि बेटी मेरी 1 साल की थी, डिलीवरी को मतलब शायद 8-9 महीने हुए थे, और बेटी शायद 1 साल की भी पूरी नहीं थी, 9 महीने की थी। और मुझे वो पोस्ट पार्टम डिसऑर्डर होता है एक ना, मतलब डिलीवरी के बाद महिलाओं को अचानक डिप्रेशन होने लग जाता है, तो वो महसूस होता था, तो अकेलापन लगता था बहुत ज़्यादा। और क्योंकि मैं हमेशा से वर्किंग रही, तो मुझे घर बैठना बहुत परेशान करता था। तो फिर मैंने उससे ही शेयर किया था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उसने बोला ये संस्था खुली है, यहाँ तुम वॉलंटियर कर सकती हो 2-3 घंटे, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, और अगर वो कुछ मतलब फाइनेंशियली तुम्हें देना चाहेंगे तो वो भी हम बाद में बात कर लेंगे। तो मैंने लगभग वहाँ 2 महीने वॉलंटियर किया। तो जब आप वॉलंटियर करो ना सोशल वर्क को, तो इमोशंस हमारे चेंज हो जाते हैं, मे बी उनमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो आपका ना वो वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा कि वॉलंटियर करना किसी सोशल वर्क को, और पहला मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग था, क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता कि सोशल वर्क में करियर हो सकता है। मुझे लगता था कि समाज सेवा है तो सब लोग करते हैं, कोई गरीब को खाना खिला देता है, कोई किसी को ज़रूरतमंद को कोई मदद कर देता है, लेकिन सोशल पूरा एक सेक्टर होता है जिसमें करियर बनाया जा सकता है, वो जानकारी मेरी नहीं थी। तो जब मैं उस संस्था में गई तो वहाँ पे एक क्रैच हुआ करता था, जो गरीब बच्चों का क्रैच था, उसमें 30 बच्चे आते थे, और ये सारे बच्चे जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, उनके बच्चे हुआ करते थे। और मेरा एक बचपन से एक रहा है कि मैं जिस भी काम को करती हूँ मैं बहुत डूब जाती हूँ उसमें। तो मैं उनके साथ क्राफ्ट वर्क किया करती थी, राइम्स बोला करती थी, प्लानिंग किया करती थी, और ऐसे 3-4 घंटे कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था।
और मेरी बेटी भी वहीं रहती थी, तो मेरी बेटी की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि वो राइम्स बोलने लग गई, वो नंबर्स पहचानने लग गई, वो कलर्स पहचानने लग गई। तो आप विश्वास नहीं करेंगी कि मुझे अपनी बेटी को ना प्ले ग्रुप में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसका सीधे नर्सरी में एडमिशन हो गया। मतलब वहीं पे इतनी शिक्षा वहीं मिल पे, गई थी। हाँ। तो मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी और नर्चरिंग जगह है, जहाँ पे एक निचले स्तर के परिवार का बच्चा भी आके इतना मतलब वो पोषण के मामले में ग्रो कर रहा है, वो बेसिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है और वो खुश है, और वो बाकी बच्चों के साथ भी मतलब खुश रह रहा है। तो मुझे लगा इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही एक ना नहीं सकती। स्कूल से अलग इन्वायरमेंट कि आपको हर टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, हर टाइप बिल्कुल के लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल। और सुबह से शाम तक वो बच्चे रहते थे। सुबह 8 बजे उनकी मम्मी छोड़ के चली जाती थी और शाम को 5 बजे लेने आती थी। तो वो एक लंबा स्पैन जो होता था बच्चों का, और उसमें उनका शेड्यूल फिक्स होना। तो मैं अपनी बेटी को देखती थी कि घर में वो, उसने कभी लौकी तोरी खाने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो क्रैच में सारे बच्चों को खाते हुए देखती थी। तो उसने हमेशा सारी सब्जियां खाई। हमने मतलब शायद मुझे ये समस्या ही नहीं आई। और मतलब बच्चों की ना मतलब कि एक पैदाइशी बहुत अच्छे से हो गई। हाँ, वो बहुत अच्छा रहा। और ये जो क्लास वाला भी एक रहता है ना कि हम बच्चों को, कि उन बच्चों के साथ नहीं खेलना, इन बच्चों, वो तो मेरे परिवार में वो और खत्म मेरे ही। उसमें नहीं आया। सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, तो मेरे बच्चों ने कभी ये सीखा ही नहीं। लोगों ने, पेरेंट्स ने खुद एक वो बनाया हुआ है, बिल्कुल। क्लासिफिकेशन किया हुआ है। हाँ, तो हम क्लास के मामले में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि मेरा बच्चा किस बच्चे के साथ खेलेगा। और वो लेकिन जब, मेच्योरिटी भी है। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ क्रैच में ऐसा था कि वहाँ एक डॉक्टर पुनेठा थी, उनका बच्चा भी आता था, और एक घरों में काम करने वाली महिला का बच्चा भी आता था, और मेरी बेटी भी जाती थी। तो मतलब एक ऐसा इंक्लूसिव जगह थी, वो ऐसी ही रचनात्मक जगह थी जहाँ पे हर तरह का बच्चा खेल रहा है। तो वहाँ मतलब मैं तो आज भी है वो क्रैच। आपको कोई मौका मिले तो आप आइएगा। मैं जरूर तो आऊंगी। या मतलब वो मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहा, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, और वही कहीं ना कहीं मुझे ऊर्जा दे गया इस चीज़ के लिए कि इस काम को हमें कंटिन्यू करना है, ये जो अच्छा, काम है। और ना आपको क्या लगता है कि जो एनजीओज होते हैं उनकी एक वो क्या होती है, जैसे चैलेंजेस आते हैं उनके लिए बहुत सारे, तुम स्टार्ट कर रहे हो तो उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फंड्स की दिक्कत रहती है, फाइनेंस की दिक्कत रहती है, तो उसमें क्या? देखिए, एनजीओज में भी ना 3 तरह की संस्थाएं हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो मेरा अपना क्लासिफिकेशन है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि एक तो एनजीओज के बारे में धारणाएं लोगों की ऐसी होती हैं कि ये फर्जी है ये। क्योंकि अगर आप रजिस्टर में देखेंगे या कभी आप सोसाइटी ऑफिस जाइए तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में शायद 50,000 से ज़्यादा संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। हर व्यक्ति जिसको भी लगता है कि मेरे पास थोड़ा पैसा है या मेरे पास पैसे वाले लोग हैं, वो जाके एक संस्था रजिस्टर करा देता है। रिकॉर्ड में तो वो संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन धरातल पे वो संस्थाएं काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं ये आपको पता ही नहीं चलता है, पहली चीज़। तो इस तरह की संस्थाएं बहुत हैं जो पैसे होने की वजह से रजिस्टर करा दी गई। दूसरी तरह की संस्थाएं वो हैं जो थोड़ा बहुत चैरिटी कर देती हैं। 4 मशीनें रख दी, कुछ औरतों को ट्रेनिंग दे दी, अचार बनाना सिखा दिया, ये सिखा दिया, जो जेंडर फ्रेमवर्क में काम करने की आदी होती है, जिनको लगता है कि औरतें तो सिलाई सीख सकती हैं, औरतें तो अचार ही बना सकती हैं, बढ़िया बना सकती हैं, ये सब कर सकती हैं। तीसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो जेन्युइनली काम करती हैं, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं आती, उनका पता भी नहीं चलता और उन्हें कोई शौक भी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं रही हैं उत्तराखंड में, इतिहास रहा है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम अगर हम याद करें तो इतना बड़ा एक संस्थान था जिसने बहुत महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया है। लक्ष्मी आश्रम काम कर रहा है कौसानी में, अगर आपने सुना होगा, वो भी लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। वो एनजीओ नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको सोशल वर्क के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कभी उनको जाके अपना प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं हो, कोई बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई बैनर लगाने की, क्योंकि धरातल पे काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बाय वर्ड ऑफ माउथ आप जानते हैं, उनके काम से जानते हैं, ना कि उनके पोस्टर, बैनर्स या फिर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज या इंटरव्यूज़ या अवार्ड। मैं अवार्ड को भी इसी तरह का मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि रिकॉग्नाइज हो आपका काम, तसल्ली ये होती है कि आपने समाज के लिए काम किया। और अब एक अवार्ड से भी बात आई है, तो आप ना हमें पहले तो ये बताओ कि जो आइकन ऑफ करेज अवार्ड है विस्कॉम की तरफ से, मतलब उसमें आपको 2016 में तो वो मिला ही है, बट वो किन लोगों को मिलता है? वो अवार्ड जो था दलाई लामा की ऑर्गेनाइजेशन है विस्कॉम, और हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए वो मिला था। क्योंकि मेरा जो महिलाओं के साथ जब मैं अपने जीवन में संघर्ष करी थी डोमेस्टिक वायलेंस से, तो वो 2 तरफा संघर्ष था। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो महिलाएं मेरी ज़िंदगी में आती थी अपनी कहानियाँ शेयर करने के लिए, उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया और उन्होंने मुझे कहा कि मतलब
करते हैं, मतलब स्टेप आगे उठाते हैं, तो मैंने उनको भी प्रेरित किया कि आप भी अपनी ज़िंदगी आगे हिंसा रहित एक जीवन काटो, और खुद को भी पुश किया कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और वो अक्सर महिलाएं जो आती थी वो अशिक्षित भी होती थी, बहुत बार अशिक्षित होती थी, बहुत बार परिवार का सहयोग नहीं होता था। तो वो मुझे एक बात कहती थी कि दीदी आप, मैं उनको कहती थी कि जब मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो मुझे कहती थी दीदी आप पढ़े लिखे हो ना, इसलिए आप कर सकते हो। तो फिर मैं सोचती थी कि अच्छा ये मेरी ताकत है, मेरी शिक्षा मेरी ताकत है। तो फिर जो हमारा अस्तित्व का जो विजन था वो यही था कि महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर हों। जब आप आर्थिक रूप से निर्भर होते हो तो आपकी दूसरे पे निर्भरता कम होती है और फिर आप अपने डिसीजन लेने में आगे आ पाते हो। तो ये जो साहस अवार्ड था ये बेसिकली उसी तरह की महिलाओं के लिए, इनफैक्ट पुरुषों के लिए भी, मेरे एक साथी को और मिला है जो पुरुष हैं और जेंडर पे काफ़ी अवेयरनेस का काम करते हैं, राकेश नामरन का, उनको भी अवार्ड मिला था। एक ट्रांसजेंडर थे हमारे साथ, उनको भी अवार्ड मिला था। और एक और महिला थी जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे काम करती थी हरियाणा में, उनको ये अवार्ड हमने शेयर किया था। तो ये जो अवार्ड का पूरा जो अवधारणा थी वो अवधारणा ही यही थी कि आपने जो समाज में महिलाओं के खिलाफ जो एक हिंसात्मक जो एक माहौल है उसको तोड़ने के लिए जो प्रयास किए, धरातल पे जो प्रयास किए, उसके लिए कहीं ना कहीं वो साहस अवार्ड आपको दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वो, लेकिन आई रियली फील प्राउड अबाउट इट, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था से, एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपना पूरा जीवन शांति का संदेश देने में बिता दिया। तो मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि वो दलाई लामा की संस्था का अवार्ड मुझे मिला। और उसी अवार्ड का एक जो सीनियर वर्जन था, शेरो अवार्ड, वो कमला वसीम ने शेयर किया था हमारे साथ उसी फंक्शन में, और उसके लिए भी मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है कि हमारे सेरेमनी में कमला दीवी थी हमारे साथ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ना, मतलब कि वो रहते कि लाइफ टाइम वाले की, बिल्कुल एक बार ही बिल्कुल मिला है पर मरने तक याद रहेगा। बिल्कुल याद रहता है। और जिम्मेदारी होती है, कोई भी अवार्ड आपको जिम्मेदारी दे के भी जाता है कि फिर वो आपकी एक आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। आप जो भी करेंगे आपका वो उस अवार्ड से पहचान होती है, आपके काम से पहचान होती है। तो मतलब जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो ऐसे जिक्र होता रहता है, तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि उस काम को आगे बढ़ाया जाता रहे, एक चेन की तरह वो बना रहे। और अगर हमें फंड्स देना है, डोनेशन करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनजीओ, जैसे आपने अभी बताया कि 3 टाइप के एनजीओज है, एक तो वही जिनके है पास कि पैसा है। एक रजिस्टर कराने में हो जाते हैं, इनकी तो पता ही नहीं रहता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। बट अगर मुझे करना है डोनेशन और मैं चाहती हूँ मन से कि चलो मैं कोई फर्स्ट स्टेप तो लूँ, तो फिर मुझे क्या वो क्लासिफिकेशंस देखनी चाहिए, क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि पता चले हाँ यार कि इस वाले एनजीओ में काम करना है। तो उसका पता कैसे चला, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। देखिए शैलजा, मेरा तो ये मानना है कि हम अपने आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी संस्था में जाके डोनेट करने का, शायद आप इतना कमाएं, मैं आपको विश करती हूँ कि आपके पास करोड़ों रुपए हो और फिर आपका मन करे कि आप उसमें से 2 लाख रुपए देना चाहती हैं तो वो तो बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। लेकिन जो हम जिस समय शुरुआत करते हैं, एक बहुत बेसिक सा सच ये है कि लोगों को लगता है कि जब बहुत पैसा होगा तब हम डोनेट करेंगे। लेकिन डोनेशन तो आप 10,000 कमाते हैं और आपका मन है कि आप 100 रुपये कहीं पे किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है। तो जो आपने पूछा उसका मुझे सबसे बेहतर जवाब ये लगता है कि जिस भी मुद्दे से आपका जुड़ाव महसूस होता है, शिक्षा से हो सकता है, एनवायरनमेंट से हो सकता है, पानी से हो सकता है, जल जंगल ज़मीन से हो सकता है, महिलाओं के अधिकारों से हो सकता है, बच्चों से हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कनेक्शन, मतलब जहाँ आपको आपका हार्ट, आपका दिल ऐसा होता है कि इस पे मुझे कुछ करना है, वो गवाही दे, वहीं जाके आप डोनेट कीजिए। और डोनेट करने से पहले आप उस संस्था को अच्छी तरह से जानिए, वहाँ लोगों से मिलिए, उनका काम देखिए। और मुझे लगता है हर बूंद जैसे सागर बनाती है ना, इसी तरह से हर डोनेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करती है। तो आज भी हमें 100 रुपये का फंड भी आता है, और अभी कल थोड़ा बहुत एक अच्छा फंड आया है जिसके लिए मैं अपने दोस्त की शुक्रगुजार हूँ, तो क्रच के लिए। तो मुझे लगता है कि हर बूंद वैल्यू करती है, हर पैसा वैल्यू करता है, एक एक रुपया वैल्यू करता है। आपकी भावना क्या है उस पैसे को देने में, वो वैल्यू करता है। पर जानिए, बिल्कुल जान के दीजिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, वो आपने मेहनत से कमाया है, आप देने जा रहे हैं। जहाँ आप देने जा रहे हैं वो सही जगह लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए आपको, तो आप कहीं भी जाके डोनेट कर सकते हैं। तब तो जाओ, बड़ा अमाउंट डिपॉजिट बिल्कुल करके बिल्कुल बिल्कुल खुश हो जाओ। और ना
क्या होता है कि आप सोशल वर्क स्टार्ट कर रहे हो, एक्टिविस्ट बन रहे हो, कोई यंग एज में कर रहा है, एज अलग अलग होती है, बट एक ना क्या होती है कि क्वालिटी क्या होती होगी उस पर्टिकुलर बंदे की, एक उसके इमोशंस क्या होते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया तो क्या इमोशंस रहे वो, या फिर जैसे, जनरल में? हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि मुद्दे होते हैं, और मुद्दे हमें ना बहुत छोटी उम्र से, जैसे मैंने वो 15 साल वाला आपको एक्सपीरियंस बताया, उस समय मुझे वेमेन राइट्स पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे नहीं पता था कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं, उनके मतलब किस तरह से उनके लिए लड़ा जा सकता है, क्या प्रोसेस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था, बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते थे कि ऐसा क्यों होता है, महिलाएं सहती क्यों रहती हैं, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है तो वो छोड़ क्यों नहीं पाती हैं, और बेमेल शादियों में औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे ख़त्म कर देती हैं, किसी शराबी और एब्यूज़िव व्यक्ति के साथ पूरा जीवन कैसे ख़त्म कर देती हैं। ये सवालों का जवाब, और ये जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, हिंसा होती है, ये क्यों होती है, पुरुष ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सवाल मुझे लगता है बहुत यंग एज में, आपके भी सवाल होंगे इस तरह के, बहुत यंग एज में हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। तो जो एक्टिविस्ट होता है ना, बेसिकली वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है, और वो इन सवालों के साथ पैदा होता है। बॉर्न क्वालिटी। यस, और बहुत सारे एक्टिविस्ट को नौकरियां बड़े होने से पहले ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी ज़रूरत है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और फिर नौकरियों में चले जाते हैं या व्यापार में चले जाते हैं, और हमारा एक्टिविज़्म वहीं पे सो जाता है या खो जाता है, जो भी कहो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं, ये मेरा जुनून है, मैं जो भी करूं, मैं डॉक्टर रहूं, मैं इंजीनियर रहूं, मैं समाज सेवी रहूं, या मैं जो भी रहूं, मुझे ये मुद्दा मुझे अपने जीवन में नहीं छोड़ना है। तो वो जुनून बेसिकली आपके अंदर होना चाहिए। आप तो जो भी करें, हाँ, आप वो जुनून को फॉलो करें। आपका कोई जुनून है? बहुत सारे, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मतलब यही है कि एक अचानक से वो नहीं होता है कि यार कि मन किया कर लिया शुरू, कहीं ना कहीं वो बचपन की दबी हुई चीज़ें होती है जो आपको रियलाइज़ होती है बाद में कि ये तो हमारे अंदर थी, हम बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। ये एक पुशिंग एलिमेंट है। मैं एक एग्जांपल बॉबी पमार का लेना चाहूँगी हाँ। कि बॉबी ने, मतलब वो तो सामान्य लड़का था, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, बेरोजगार उसके लिए लड़ रहा था, और लेकिन उसको लगा कि जो मेरी समस्या है वो बाकी लोगों की समस्या, उत्तराखंड के बहुत सारे युवाओं की समस्या है, और फिर वो उन समस्याओं को और उस तरह के चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया और एक जैसे लोगों को साथ में लेकर आया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई बिना पॉलिटिकल इंगेजमेंट के लड़ी नहीं जा सकती, और फिर उसने चुनाव लड़ा। तो वो एक्टिविज्म ही है जो उसे प्रेरित कर रहा है, जो उसे कह रहा है कि आप व्यवस्था में आके ही व्यवस्था को सुधार सकते हो। तो कभी कभी वहीं घुसना पड़ता है जहाँ तुम्हें बिल्कुल सुधारना बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत बारी, कभी भगत भी सिंह नहीं। का आप एग्जाम्पल लीजिए। भगत सिंह का तरीका, बहुत लोग सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी कम उम्र में उस लेवल का जुनून जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। आज भी हम भगत सिंह को याद करते हैं कि जिसने अपना परिवार, अपना जीवन इतनी कम अवस्था में सब कुछ छोड़ दिया। वो जुनून ही तो था जो सब कुछ होता है। तो एक्टिविज्म जो है वो आपके खून में होता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसको आप डायरेक्शन दे सकते हो, पर वो रहता तो इनबॉर्न ही है। अब जैसे जो आपके अंदर जो जुनून रहा है, तो वो एक, मुझे ये तो नहीं लगता है कि छोटे लेवल पे नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक बहुत काम कर दिया है। कितने, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, कितने लड़कियों को आपने ओपन स्कूल से पढ़वाया है। तो फिर इसमें जब आप एक एनजीओ में रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक पुलिस सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए। तो वो मिल पाता है? कितना मिल पाता है? वो लोग कितना आप कितना उनकी हेल्प ले सकते हो? मुझे लगता है ये भी, इसकी भी एक जर्नी रही है, एक यात्रा रही है। शुरुआत में तो मैं बहुत लड़ाकू किस्म की थी, तो मैं पुलिस वालों से भी लड़ती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये समझते क्यों नहीं है कि इस महिला के साथ कितना ख़राब हो रहा है, ये कंप्लेंट क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, ये एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे पुलिस की समस्याएं भी समझ में आई, क्योंकि जब मैं इस काम में रही तो मैं तकनीकी रूप से उन चीज़ों को समझने लगी। एक बार मौका मिला था हमें कि हमारे जो डीआईजी थे अमित सिन्हा, उन्होंने एक वर्कशॉप आयोजित की थी डोमेस्टिक वायलेंस पे, और उसमें 55 पुलिसकर्मी थे और वो उस सेशन के लिए आए थे। हालांकि वो बहुत हंसी मजाक वाली वर्कशॉप बन के रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा कि अरे औरतें पिटती हैं तो पुरुष भी तो पिटते हैं, उनके साथ भी तो हिंसा होती है। तो वो हंसी मजाक हो गया जैसा, लेकिन गंभीरता वो नहीं समझ पाए घरेलू हिंसा की। तो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात है, उसमें भी मैं ये मान्यता वाली बात बोलूँगी कि बहुत सारे अधिकारी या बहुत सारे पुलिस वाले या बहुत सारे सरकारी लोग ये समझते हैं कि अरे ये तो एनजीओज हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, अपना घर भरते हैं, कुछ नहीं है, ये बैनर लगाते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपना संस्था का नाम रोशन कर रहे होते हैं।
ऐसी उनके दिमाग में धारणाएं संस्थाओं को लेके है। तो हमारे बारे में भी यही धारणा कभी रही होगी। तो अभी भी मैंने थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज किया है। हालांकि जो आपको फर्स्ट कंप्लेन या जो सूचना देनी होती है वो संबंधित चौकी या थाने में ही देनी होती है, लेकिन अब हमने ट्रैक चेंज करते हुए ये तय किया है, स्पेशली मैंने, महिलाओं को तो मैं चौकी थाने भेज देती हूँ, लेकिन मैं चौकी या थाने नहीं जाती हूँ। मैं सीधे एसएसपी के पास जाती हूँ। मुझे लगता है कि हमारा सिस्टम काम ही ऊपर से नीचे की तरफ को करता है। तो जैसे ही आप एसएसपी से मिलते हैं, आपकी एप्लीकेशन एसएसपी ऑफिस जाती है, तो चौकी और थाने पे ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है कि आपको उस पर एक्शन लेना है। तो फिर वो स्ट्रैटेजी कह लो आप उसको, कि वो स्ट्रैटेजी मैंने बदली। नहीं, वो ठीक पहले है मैं ना? चौकी से एसएसपी की तरफ जाती थी, लेकिन अब एसएसपी से हम चौकी की तरफ आते हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हमें लगता है कि शायद बेहतर तरीके से बात सुनी जाती है। और विमेन हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हो? हाँ, अभी तो वो डिफंक्ट पड़ी हुई है अनफॉर्चुनेटली। बहुत जोश के साथ हमने उसे शुरू किया था। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, 6 महीने काम किया, और वो सिस्टम में काम करना काम होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ संघर्ष करना होता है। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी सरकारी विभाग में काम करने का। हालांकि वो भी एक संस्था को ही मिला हुआ प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पूरा सेटअप हमने खड़ा किया विद माई टीम। हम शायद 18 लोग थे जिन्होंने इस पूरे हेल्पलाइन को, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करना, उसमें टीम रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग्स करना, और फिर जो उसमें कंप्लेंट्स आई थी, जो हमारे पास केसेस आते थे, उनको एक डायरेक्शन में रेफरल के थ्रू उनको रिजॉल्व करना। वो 6 महीने मैंने संभाला। लेकिन फिर क्योंकि मेरा खुद भी व्यवहार जो है एक्टिविज़म वाला है, वो किसी फ्रेमवर्क में काम करना मुश्किल होता है, तो मैं 6 महीने से ज़्यादा वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मुझे खुशी है कि अपने स्टेट में हेल्पलाइन की शुरुआत में कहीं ना कहीं मेरी एक भूमिका रही है। तो अगर हमारे ऑडियंस में कोई ऐसा हो, कोई महिला हो या बच्चा हो, कोई भी जो ये सब फेस कर रहा है वायलेंस, तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर सकता है? वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के लिए तो 1098 जो हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और वो काम भी करती है। और महिलाओं के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 112 पे फ़ोन करो अगर सीवियर वायलेंस है। अगर आपके साथ मारपीट हो रही है और आपको उसी समय उसको, क्योंकि वो रिकॉर्ड में लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाओ। हालांकि वो सिविलियन, मतलब प्रोसेस जो होता है उसका, वो सिविलियन तरीके से होता है, यानी पुलिस उसमें भूमिका नहीं होती पुलिस की। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है वो पुलिस के पास दर्ज नहीं होता। ये मैं आपको तकनीकी जानकारी दे रही हूँ एक, कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर अब नहीं रहे, अब CDPO जो होते हैं उनके पास दर्ज होते हैं। और जैसे FIR का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, जिसमें आपका केस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के फॉर्मेट में दर्ज होता है, और वो फिर आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो। उसमें पुलिस की भूमिका ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर इस स्तर की मारपीट हुई है जहाँ पे महिला का मेडिकल कराना पड़ गया, उसको खून निकल गया, उसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो उसमें पुलिस ज़रूर पहली भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन आगे की चीज़ों के लिए उनको महिला हेल्पलाइन जाना पड़ता है, और या फिर वो कोर्ट पे अपना केस रजिस्टर कर सकती हैं। और हाँ, मेरा नंबर तो सभी के पास है, वो तो मुझे आज भी कॉल करते हैं। मेरा जो नंबर है वो 2008 से ही चल रहा है, तो लगा लीजिए 17 साल पुराना नंबर है। तो वो हेल्पलाइन जैसे ही बटा हुआ है, महिलाएं जब भी चाहें वो कॉल कर लेती हैं। तो मैं रेफरल ही करती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको डायरेक्शन देके बता देती हूँ कि आप ये कदम उसमें उठा सकते हैं। तो आप भी मेरा नंबर, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको दे सकती हैं। महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है वो अभी हम लोग 2025 में 24 में जी रहे हैं, क्यों अभी भी कम नहीं हो रहा है, इवन बढ़ रहे हैं? सोच, दोनों तरफ की सोच, खुद महिलाओं की भी सोच और पुरुषों की भी सोच। अभी जो वायलेंस है ना, वो अलग तरीके का वायलेंस है। वो कैसा वायलेंस है कि अभी लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, वर्किंग है, पैसा भी कमा रही हैं, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि, तो वायलेंस का ना पैटर्न बदल गया है। अभी मारपीट शायद उस स्तर पे नहीं होती, लेकिन भावनात्मक हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, और सेक्सुअल वायलेंस ज़्यादा हो रहा है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। अभी तो पूरा ट्रेंड, या फिर ये कहूँ कि शायद मीडिया हाईलाइट करता है इन सब चीज़ों को। जब एक केस हो जाता है, उत्तराखंड में अंकिता वाला केस हुआ, उसके बाद से ज़्यादातर फिर बलात्कार के मुकदमे लगातार अखबारों में आने लगे। अभी कैलकाटा वाला केस हुआ और उसमें बलात्कार के मुकदमे हाईलाइट होने लगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। अगर आप अखबार खोलें तो आप पाएंगे कि रोज़ कोई ना कोई 2 से 3 खबरें इस तरह के अखबार में होती है।
वो कहाँ किस कॉर्नर पे है, कहाँ है, वो उससे डिपेंड करता है। जब वो घटना चल रही होती है तब वो फ्रंट पेज पे आती है, तो हमें लगता है अरे ये इतना ज़्यादा हो रहा है, हो तो वो रोज़ रहा एकदम जो है। हार्ड न्यूज़ बनी रहती है तो उसके बिल्कुल फॉलोअप्स आते रहते बिल्कुल हैं रोज बिल्कुल। रोज। और आप खुद मीडिया से हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि हर चीज़ बिकती है, उसका माहौल बनता है। तो शायद बलात्कार के केसेस का भी एक माहौल बनता है और तब वो फ्रंट पेज पे आती है और फिर धीरे 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 करके वो बैक पेज पे पहुंच जाती हैं। और फिर हमें उसको सामाजिक रूप से हमने स्वीकार किया हुआ है कि पुरुष को गुस्सा आए तो वो महिला पे हाथ उठा सकता है। ये मानसिकता का ही सवाल है। और क्योंकि हमने अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी माँ को पिटते हुए देखा है तो हम लड़कियां भी ये मान लेती कि उसे गुस्सा आया था इसलिए उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, जबकि इतना ये तो हाथ झेल उठाना, लेंगे। अगर आप याद करें तो थप्पड़ फिल्म आई थी। वही मेरे दिमाग में भी थी, सीरियस ऑफेंस है। हाँ, और उससे उसकी वकील ये सवाल करती है कि एक थप्पड़ पे कोई कैसे तलाक लेने जा सकता है। सॉलिड रीजन नहीं है, उसे साफ साफ बोला जाता है। तो क्या मतलब फिर वो 72 टुकड़ों वाला केस शायद आपको याद होगा, देहरादून में हुआ था, अनुपमा उनका। आज भी आपको मतलब सिहरन होती है वो सोच के कि एक इंजीनियर जिसने अपनी पत्नी से 12 साल डोमेस्टिक, वो कोई एक दिन में घटने वाली घटना नहीं थी कि एक दिन में उसके साथ वो मर्डर किया और काट दिया उसने, वो लगातार डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही थी। तो यानी एक इंजीनियर की जो शिक्षा थी वो भी उसको ये नहीं बता पाई कि घरेलू हिंसा अपराध है। और वो लड़की खुद एक इंजीनियर थी, अनुपमा, वो इंजीनियर होते हुए अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। तो मैं अब आज की तारीख में जो मेरा बदलाव है वो ये है कि दोनों पक्षों को ये समझना पड़ेगा कि मुझे स्टैंड लेना है। लड़के कितना बदल पाते हैं उसके लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं। अभी फेमिनिज्म में बहुत सारे बदलाव आए हैं और बहुत सारी जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये समझ लिया है कि अगर आपको समाज में बदलाव लाना है, सोच में बदलाव लाना है, तो आपको पैरेलली दोनों के साथ काम करने की ज़रूरत है। शुरुआत में लोगों ने सिर्फ महिलाओं के साथ काम किया, महिलाओं को अवेयर किया, पुरुषों को आइसोलेटेड रखा, लड़कों को आइसोलेटेड रखा। लेकिन अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर आप ये सस्टेनेबल बदलाव लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि समाज में बराबरी का माहौल बने, तो आपको लड़कों और पुरुषों के साथ भी इस मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत है। उनको भी ये सीखने की ज़रूरत है कि मेरी पार्टनर अगर काम करती है तो घर के काम में सहयोग देना मेरा फ़र्ज़ है और मैं उस पर यदा कदा जब भी मेरा मन करे अपना गुस्सा निकालने के लिए हाथ नहीं उठा सकता हूँ। और एक अहम भूमिका है सेक्स एजुकेशन की। इंडिया में हम खुल के बात नहीं करते हैं, हम पेरेंट्स से नहीं करते हैं। शादी से पहले शायद कोई माँ समझाती हो अपनी बेटी को, दोस्तों यारों में बात हो जाती होगी तो हो जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन को हमारे मतलब करिकुलम में कितना महत्व देना चाहिए? क्योंकि अभी तो ना के बराबर ही है। असल में क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि सेक्स जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य पे बात नहीं होती। घरेलू हिंसा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम सिर्फ उन बीमारियों, उन रोगों पे बात करते हैं जो विजुअली हम देख सकते हैं। कैंसर हो गया, बुखार हो गया, वो सब बता रहे हैं कि वो दिख रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, आप उसके फलाने लिए को ये जांच हो कर गया, सकते हैं। तो पता है। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य की मैंने बात की, आपने सेक्स एजुकेशन, तो मुझे लगता है बहुत ही उस लेवल पे जाके, पता नहीं इंडिया में ऐसा होगा या नहीं होगा, I don't ऐसा think कभी so. होगा या नहीं होगा। लेकिन बात करना भी मुश्किल है। ये शब्द इस्तेमाल करना इतना, मतलब क्या बोले इसको, कि ये टैबू है। सेक्स शब्द जैसा लगता है कि क्या हो, बोल आज दिया। भी हो, इस तरह का होता है। मुझे लगता है कि यूथ इसको बदल सकता है। पुराने लोग तो नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि जब आप जितना इसके बारे में बात करेंगे, जितना आप सहज रहेंगे, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जितना सहज रहेंगे इसके बारे में बात करने के लिए, उतना उसमें जो कुंठाएं हैं वो कम होंगी, उतने ही बलात्कार कम होंगे। सही। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा बलात्कार तो औरत के शरीर को एक्सप्लोर करने के लिए होते हैं। मज़ा आता है मतलब उनको, क्योंकि निर्भया उनको में इतना भयानक आया था। बिल्कुल। उसके बाद से तो फिर डॉक्टर क्या ही बोल सकते हैं। हमें लगा था कि उसके बाद शायद ही ऐसा केस हो, लेकिन अभी कलकत्ता वाला आप केस देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैं लखनऊ में एक वर्कशॉप में थी, वहाँ मुझे एक केस के बारे में पता चला था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो भी मुंबई का ही केस था। और वो वार्ड बॉय ने बलात्कार किया था, और बलात्कार करने के बाद जो चेन होती है ना, लोहे की सांकल बोलते हैं जिसको, उससे उन्होंने उस महिला का गला घोटा था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन वो मरी नहीं और उनकी एक नर्व दब गई और वो 30 साल कोमा में रही वो महिला।
तो जो बलात्कार हुआ वो तो हुआ, वो मरी भी नहीं, 30 साल कोमा में रही और उसके बाद उनके परिवार ने इच्छा मृत्यु मांगी उनके लिए। ये इच्छा मृत्यु भी इंडिया में मिलना, इंडिया में बहुत मुश्किल, नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर। पूरे वर्ल्ड में। और हम अगर जो क्वेश्चन था कि जो महिलाएं खुल के नहीं आ रही है, हम तो पीरियड्स को खुल के नहीं लाते हैं, हम अपने घर में नहीं बताते हैं, छुप छुप के अपने पापाओं से, भाइयों से, मतलब कि तो सेक्स तो मेरे ख्याल से बहुत ही बाद की बात हो गई जब हम एक बेसिक चीज़ नहीं कर पा रहे जो सबको पता है। अभी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेके भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है। मेरी एक सहेली है, वो भी इस मुद्दे पे काफ़ी अवेयरनेस पे काम कर रही हैं, जिसको MHM बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन मैनेजमेंट कहते हैं। और स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पैरेलली हमें पुरुषों के साथ भी बात करने की ज़रूरत है। तो अगर आप याद करें कि स्कूल में टीचर्स क्या लड़कों के सामने पीरियड्स के बारे में बात करती हैं? मुझे खुद का याद है जब हमारे स्कूल में हुआ था, मैं 6th क्लास में थी, तो वहाँ क्या हुआ, विस्पर वाले आए थे, तो फिर हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। बल्कि स्कूल भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि कोई मतलब कि ऐसे हो कि गली में घुसा हो। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, क्लास में बोला कि सारी गर्ल्स आ जाना ऑडिटोरियम में और टीचर्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है ये, और वो हमें लेके चले गए और कुछ लोग आए हुए थे, स्मार्ट क्लास लगी हुई थी और मतलब हो रहा था, हमें पता ही नहीं, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। और फिर विस्पर वाले आते हैं, फिर वो हमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, कि उन्होंने फिर सारी प्रोसेस बताई ऐसा होता है। तब तक मुझे हो गए थे तो मुझे पता था, तो इतना कोई ऑकवर्ड नहीं था मेरे लिए ज़्यादा। फिर काफ़ी बातें हुई कि मंदिर नहीं जाते हैं, क्वेश्चंस लड़कियों ने पुट किए जो सीनियर्स थे। तो फिर जो भी वहाँ पे सेशन हुआ ठीक हुआ। फिर जब हम बाहर आए तो तब कुछ लड़के थे अपनी क्लास के, तो वो चिल्ला रहे हैं विस्पर करके, मतलब वो खुद विस्पर कर रहे हैं। तो तब मतलब कि अब लगता है यार कि हमारे साथ उन लड़कों को भी तो बैठाना चाहिए था। मतलब हम तो हो गया, लेकिन तुमने उन्हें नहीं बताया, तो उनकी तो गलती नहीं की। अगर वो, उन्हें तो यही लगेगा ना कि चलो किसी पर्टिकुलर जेंडर को बुलाया है तो हम चिढ़ा देते हैं, लेकिन उन्हें भी बताना चाहिए था। और आज भी शायद ही होता हो कि इस एजुकेशन में लड़कों को इंक्लूड करते हो। तो एक बायोलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसमें मेल फीमेल बॉडी को समझाने की बात है। और अगर आप याद करें, शायद मैंने भी 9th तक तो साइंस पढ़ी है, 9-10 तक हमने सबने बायोलॉजी पढ़ी है, 10th तक तो पढ़ी है। तो उसमें शरीर बना हुआ होता था, एक ढांचा बना हुआ होता था शरीर का, जिसमें अंगों पे बात होती थी, और एक पुरुष की तस्वीर और महिला की तस्वीर बनी होती थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर ने वो एक्सप्लेन किया होगा, चैप्टर स्किप हो जाता था, वो चैप्टर स्किप हो जाता था बिल्कुल। 8th चैप्टर ICSE बोर्ड में, और वो चैप्टर कहाँ आता था कहाँ जाता था वो पता ही नहीं चलता था। अब आप ये लगाइए कि ICSE बोर्ड में हो रहा है, CBSE बोर्ड में हो रहा है, तो यूपी बोर्ड और यूके बोर्ड में क्या होगा। तो जब आप उस चैप्टर में आगे जाते थे तो उस आगे जाने में जो पुरुषों का जननांग है उसके बारे में और जो स्त्रियों का जननांग है उसके बारे में फिर क्लियर पिक्चर होती थी। और उसमें बताया जाता था कि जो पुरुष का लिंग है वो किस तरह से, उसमें उसका विवरण दिया रहता था, और इसी तरह से वजाइना का पूरा विवरण दिया रहता था। तो जब वो चैप्टर ही स्किप हो गया तो आपने कहाँ जाना अपने अब उसमें हमें पढ़ा रहे हैं कि प्रिकॉशंस, ठीक है, क्या क्या लेने चाहिए, हमें यही नहीं पता प्रोसेस क्या है, तो हमें प्रिकॉशंस बता रहे हैं, वो हमें क्वेश्चन आ रखा है, तो वो तो रट्टा मार के चले गए। और 10th 11th में भी वही हाल है, अगर आपने 10th तो तक मुझे 11th 12th में वही है। अगर आप सस्टेनेबल बदलाव की बात करें तो एजुकेशन में जब तक टीचर्स इन विषयों पे सहज होकर बात नहीं करेंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता कि समाज में कोई बदलाव आने वाला है। क्योंकि स्कूल एक बहुत बड़ा संस्थान है, एक बहुत बड़ा साधन है जो स्प्राउटिंग एज में आपके दिमाग में ये सब डाल सकता है, हमारा दिमाग खोलता है, बिल्कुल खोलता है, और दूसरा आपको सहज तरीके से उस ज्ञान को बता सकता है। तो अगर आप उस स्तर पे ये सब चीज़ें पढ़ें तो थोड़ा बहुत शायद आप संवेदनशील बन सकते हैं। और ये मानना कि हमारा शरीर है, खुद लड़कियों की अगर हम बात करें कि हमारा शरीर है, कितनी लड़कियां अपने शरीर, अपनी फीमेल बॉडी को समझ पाती हैं, फीमेल डिज़ायर्स को समझ पाती हैं, सेटिस्फेक्शन को समझ पाती हैं? नहीं समझ पाती हैं। और यही कारण है कि अभी कुछ दिनों से बहस चल रही है मैरिटल रेप को लेके, उन्हें पता ही नहीं, शादी में होने वाला बलात्कार जो है वो जस्टिफाइड है,
वो अपराध नहीं है, उसको हमारे हटा यहाँ दिया मानते ही गया, नहीं। उसको हटा दिया गया। अभी कानूनी तौर पे अगर आप देखें तो 377 में वो अपराध माना जाता था, लेकिन उसको अब उधर राइट दे दिया है। अब हटा दिया गया है। तो यानी आप शादी में अगर आपकी इच्छा के बिना आपसे शारीरिक संबंध बनते हैं तो वो सामान्य है, पति को राइट है, पार्टनर को राइट है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो बलात्कार माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कानूनी तौर पे जो गैप्स हैं वो एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। हमारी इच्छाओं को एक राइट नहीं दिया गया है। वो महिलाओं ने खुद भी नहीं किया, वो उन्हें समझते नहीं, वो उन्हें पता ही नहीं। आप ये लगाइए कि खुद के भूख प्यास और पोषण को लेके हम कितने जागरूक हैं। मैं अक्सर लड़कियों से बात करती हूँ कि घर पे अगर 1 गिलास दूध होता है तो हम खुद भी बोलते हैं भैया को दे दो, आज भी, ये है। या पापा को दे दो। अच्छी अगर चीज़ें तो घी छोड़ो। अगर घी खाने में डाला जाता है तो पापा के और भैया के खाने में डाल दो, मैं तो नहीं खाऊंगी। उसके 2 पक्ष हैं, एक वो तो खुद भी बचपन मांग से के पूछ देखा लिया। है और एक हमें भी 0 फिगर रहना है। तो हम भी अपने पोषण को कभी महत्व नहीं दे पाते हैं। हमें भी लगता है कि मुझे कैटरीना जैसा फिगर चाहिए तो मुझे घी अवॉइड करना चाहिए, मुझे दूध नहीं पीना चाहिए, जबकि घी इज अ हेल्दी फैट। यस इट इज़ अ हेल्दी फैक्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको आगे जाके पीरियड वाली जो समस्या जब आपकी शुरू होगी, समस्या क्या, वो तो नॉर्मली रूटीन है, तो आपको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होगी। जब आप बच्चे को जन्म देंगी तो आप ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होगी। तो अगर हमारी किशोरियाँ ही अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने शरीर को लेके अवेयर नहीं होंगी तो कोई बाहर वाला व्यक्ति आके हमें नहीं सिखाएगा। और उसके लिए टीचर्स की भूमिका आती है कि जहाँ पे उनको एटलीस्ट वो अब चैप्टर स्किप नहीं करना पड़े, और जो भी बातचीत हो पीरियड्स के बारे में बातचीत हो तो वो साथ में इंक्लूसिव हो। मुझे अभी रिसेंटली याद आता है कि मेरी बेटी को 3 साल पहले पीरियड्स हुए, और जिस दिन उसको पीरियड्स हुए उस दिन मैंने दोनों को साथ बिठाया। मेरी बेटी और मेरे बेटे में 5 साल का डिफरेंस है, और मैंने मेरा बेटा पहले से जानता था पीरियड्स के बारे में, और मैं अक्सर उसको बोल देती थी कि मुझसे थोड़ा मतलब मेरे को परेशान मत करो, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो ही वॉज एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म कि अच्छा ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे ये कहती थी कि मेरे लिए पैड ला दो तो वो शायद बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता था। तो जब बेटी को पीरियड्स हुआ तो मैंने दोनों को साथ बिठाया और मैंने उसको बताया कि मेरे बेटे का नाम कुबेर है, कि कुबेर, पीहू को पीरियड्स शुरू हो गए हैं और क्या आप जानते हैं इसके बारे में। तो पहले तो वो असहज होकर उसने बोला, अब क्या मम्मी ये क्या बातें कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं बैठो। और फिर मैंने एक डायग्राम बनाया फीमेल बॉडी का, फीमेल वेजाइना का बेसिकली, और मैंने उन दोनों को समझाया कि ये एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है और आप दोनों को इसको जानना ज़रूरी है। और फिर दोनों बच्चों में एक सहजता हुई। तो आज की तारीख में अगर बेटी को पीरियड्स हो रहे होते हैं, वो बोलती है कि भाई पैड ला दे, तो वो ले आता है अपनी बहन के लिए, और वो ये बोल पाती है कि मत, मेरे को आज परेशान मत कर, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं। तो जितना हम अपने परिवार में माहौल बनाएंगे उतना जाके सहज हो पाएंगे। मैं फॉर्चुनेटली मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी बेटियों के लिए पैड लेके जाते हैं। सेम मेरे पापा भी लाते थे। तो ये बदलाव हमें अपने परिवारों में करने की ज़रूरत है। जो जागरूक परिवार है वो तो शुरुआत करें। और फिर यही होगा ना, जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि महिलाएं क्यों नहीं खुलती हैं, क्यों नहीं आके बोलती हैं। परिवार ने बांधा हुआ है उन्हें। अगर परिवार वाले खुलाए रखे तो बाद में उन्हें पता रहे, उन्हें पता ही नहीं है दरअसल। शैलजा, 2-3 चीज़ें हैं मुझे लगता है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ। महिलाओं को परिवार से ज़्यादा धर्म ने बांधा हुआ है। अगर आप कुमाऊँ से परिचित हैं तो आप जानती होंगी कि आज की तारीख में भी 2025 में भी वहाँ अगर किसी महिला को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो आपको अलग बैठी भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। आप समझ जाए, आपने बैठक बुलाई है महिलाओं की और आप देख के समझ जाएंगे कि इस महिला को। और मैं ऐसे ही मैं कुमाऊँ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि शायद गढ़वाल में और इधर का गढ़वाल में नहीं है, जौनसार में भी इतना नहीं है, वहाँ भी इतना नहीं मैंने देखा। मैं 3 साल रही, कुमाऊँ में ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ा नेपाल वाला इन्फ्लुएंस है। बहू बेटियों में नेपाल वाला इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, नेपाल में अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो और उसी दौरान क्या हुआ कि जिस परिवार के साथ वो महिला बैठी हुई थी, मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि उसको खाना दिया जा रहा है, तो बहुत दूर से उसको फेंक के रोटी दी गई। तो मतलब मुझे वो इतना इंसल्टिंग लगा कि आज हम अपनी बेटियों का, मतलब आपने हल्द्वानी की खबर सुनी होगी कि वो अपनी बेटी का पीरियड सेलिब्रेट किया उन्होंने। हाँ, आपने सुनी? वो बहुत वायरल हुई थी। बहुत वायरल हुई है खबर कि हम उस युग में जी रहे हैं। क्या ये खबरें पहाड़ में नहीं पहुंची होंगी कि उसको फेंक के रोटी दी जा रही है, और वो पीरियड जिससे बच्चे का निर्माण होना है। आपने लास्ट ईयर, जब हम पुलिस की बात पे थे, लास्ट ईयर आपने एफबी में पोस्ट डाली है पुलिस थाना कर्मी के व्यवहार के ऊपर। आपने पढ़ी? आपने पढ़ी है वो? तीनों ने पढ़ी है। तो मेरी जो एफबी पोस्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर जब मैं बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आहत हो जाती हूँ
और जब मुझे कहीं एक्सप्रेस करने की जगह नहीं मिलती तो मैं लिख देती हूँ। वो रिलीज़ करने का एक माध्यम होता है मेरे लिए। तो उस पोस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब नहीं, बट एक दिल की बात है कि भाई जो जो हुआ है वो। थोड़ा सा दुख है उसमें कि जिस तरीके से वो महिला जो थी, महिला पुलिसकर्मी जो आई थी उस महिला को मारने के लिए, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा आहत करने वाला था कि आप क्यों एक औरत के लिए नैतिक नियम तय करोगे कि वो एक अब्यूजिव आदमी के साथ रहे या ना रहे। उसमें बेसिकली उस रिपोर्ट में ये था कि एक 30 साल प्लस लेडी अपनी बेटी को लेके सुसाइड करने जाती है हरिद्वार, बट उसकी हिम्मत जहाँ टूट जाती है वो वापस आती है और आप उन्हें फोर्स करते हैं थाने चलने को। उसके बाद जो व्यवहार किया पुलिस वालों ने इनके साथ उनके साथ, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हम जब थाने गए तो थाने में जिस तरह का माहौल था, उनके पति जो थे वो होमगार्ड में हैं, तो थाना ऑलरेडी उसके पक्ष में था। और ऐसा नहीं है कि वो होमगार्ड में था इसलिए उसके पक्ष में था। मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस टीम इज विद मैन, उनके पक्ष में होते हैं। मुझे नहीं पता इसके कारण क्या है, ये उनसे जान सकते हैं। तो वो हमेशा महिला के अगेंस्ट की तू समझ क्यों नहीं रही है। तो उन्होंने मतलब वो जो महिला पुलिसकर्मी थी, अगर मैं सामने ना होती तो वो थप्पड़ मार देती हूँ उसको, क्योंकि वो 2 दिन से घर से गायब थी। तो वो चिंता का विषय नहीं था उनके लिए, कंसर्न नहीं था कि आप 2 दिन से एक बच्ची के साथ गायब है, क्या हुआ ऐसा। मतलब अगर हम उसका दूसरा पक्ष देखें तो उनको उसको बिठा के पूछना चाहिए था कि तुम्हें ऐसा क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से तुम्हें अपना घर छोड़ के ये विचार करना पड़ा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। अगर वो मर जाती तो कहानी खत्म हो जाती, तब तो उसका पोस्टमार्टम होता, FIR लिखी जाती, पति को कुछ दिन जेल में रखा जाता और कहानी वहाँ खत्म हो जाती। लेकिन वो जिंदा बच गई। अब कहानी जिंदा महिला की है, तो आपको उसके कंसर्न से ज़्यादा उसके चरित्र पे सवाल नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, वो शायद मुझे दोबारा मिलेंगी तो मैं दोबारा उनसे बात करना चाहूँगी। उस दिन तो मैं एग्रेशन में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे सारी बातें नहीं हो पाती, मैं एग्रेशन में थी। और उसने तुरंत मुझे बोला कि अपनी ID निकालो, यही बॉडी लैंग्वेज थी कि अपनी ID निकालो। और मैंने उससे कहा कि मैं पिछले 17 सालों में कभी अपनी ID नहीं बनाई है, मतलब मैंने अपना कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया है, मेरा काम मेरी पहचान है। तो उनकी बहुत सारी परेशानियां थी। वो सत्ता में, पुलिस की भी एक सत्ता होती है, वर्दी की एक सत्ता होती है। तो मुझे उन्होंने बहुत डराने का प्रयास किया, जो कि मैं नहीं डरी। मैंने फिर अंत में मैंने सोचा कि इनसे बहस करना बेकार है, और मैं सीधे SHO से बात करने चली गई अंदर। और फिर SHO को मैंने सारी जानकारी दी, और अब उनका तलाक का मुकदमा चल रहा है उस महिला का, क्योंकि मैंने उसे समझाया कि ये कोई तरीका नहीं है, भागना नहीं है, और आप इसमें डील कीजिए, इससे लड़ाई लड़िए। पूछो। अब NGO है, सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर्स है, इन्हें ना आने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स नहीं दे रही इन मुद्दों पे ध्यान। अगर आप किसी को बोल रहे हो, किसी की फैमिली में जाके कि भाई अपनी बेटी को पढ़ाओ, वो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो शायद आपसे पहले तो ये काम गवर्नमेंट का होना चाहिए था, स्कूल से, कि भाई कराओ। ऐसी क्या मजबूरी आ रही कि सोशल वर्कर्स को ये काम करना पड़ रहा है जो गवर्नमेंट का है कहीं ना कहीं। हाँ, अच्छा सवाल है। और संस्थाएं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि ओवरऑल जो किसी भी चीज़ को लागू कराने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की ही होती है। लेकिन अगर आप याद करें, अगर संस्थाओं का इतिहास देखें, तो संस्थाओं की भूमिका ज़्यादातर जागरूकता की तरफ होती थी। तो सरकारी तंत्र इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, इसलिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ती और है। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सरकारी तंत्र की सोच जो है वो आज भी दोयम दर्जे की है, वो आज भी उतने ही पीछे रह के सोच रहे हैं, इसलिए संस्थाओं को आगे आने की जरूरत पड़ रही पॉलिसी है। बनाती अब तुम कर रहे हो तो करो, बल्कि उन्हें तो बिल्कुल जागरूकता फैलानी चाहिए और ना कि जाओ जो पॉलिसीज बनी हैं, जो कानून बने हैं, उनका लागू होना मुश्किल हो रहा है, इसलिए संस्थाओं को आगे आने की जरूरत है। तो संस्थाओं की भूमिका खत्म ही नहीं हो पाती है। पहले वो लड़ते हैं पॉलिसी बनाने के लिए, और फिर वो लड़ते हैं पॉलिसी लागू करवाने के लिए। तो एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी समस्या है। हमारा जो पूरा तंत्र है, सरकारी तंत्र है, मुझे लगता है, मैं कहूँगी ये, इसको किसी ब्लेम के तरीके से ना लेके मैं इसको ठीक करने के रिफॉर्मेशन के उसमें कहूँगी कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, कि हम ये समझें कि गैप्स कहाँ हैं, क्यों वो चीज़ें लागू नहीं हो पा रही हैं। जबकि देखने में, किताबों में, पॉलिसीज़ में हम सब कुछ बहुत बढ़िया पाते हैं, हम कानून बहुत अच्छे पाते हैं, लेकिन अगर उनका पालन अगर अच्छे से हो जाए तो किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रही है। इवन आप जैसे काफ़ी सोशल वर्क्स में तो रहे हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजर, पर आप हंस फाउंडेशन में भी रहे हो, लाखा मंडल में 3 साल का
था जी वो प्रोजेक्ट। जी जी तो उस में जी। तो तो वो ये तो एकदम अलग हो गया ना, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें हमने 1600 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए थे। ओह सॉरी। तो ये फार्मर्स भी थे। और मेरे लिए वो महत्वपूर्ण साल था मेरे जीवन का, क्योंकि मैंने जौनसार को बहुत करीब से महसूस किया और यही कारण है कि मुझे जौनसार से प्यार हो गया। बहुत सुंदर जगह भी है। बहुत सुंदर जगह है, संस्कृति बहुत प्यारी है और मुझे लगता है महिलाओं को काफ़ी फ्रीडम है कल्चरली देखा जाए तो। ऐसे नहीं कहूँगी कि समस्याएं नहीं है वहाँ महिलाओं के जीवन में, समस्याएं वहाँ भी है, घरेलू हिंसा वहाँ भी है, महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न वहाँ भी हैं, लेकिन अगर हम उसे तुलनात्मक रूप से देखें तो वहाँ महिलाएं ज़्यादा स्वतंत्र हैं। तो ये जो काम हमने किया था हंस फाउंडेशन के अंतर्गत, ये बेसिकली रोज़गार से जुड़ा काम था, लेकिन इसने मुझे जौनसार की संस्कृति को जानने का, वहाँ की महिलाओं की स्थिति को जानने का, वहाँ के किसानों की स्थिति को जानने का एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया और आज भी मेरा जुड़ाव है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं दौड़ने लग जाती हूँ उधर। इवन कहते हैं श्रीनगर बेस हॉस्पिटल जो है काफ़ी फेमस तो है ही, मतलब पहाड़ों से तो वहीं जाते हैं लोग, लेकिन कहते हैं जो हंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल है सतपुली में, श्रीनगर के लोग कहते हैं, पौड़ी के लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा बेटर है। तो आप वहाँ गए हो? नहीं, मैं वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हंस फाउंडेशन स्वास्थ्य को लेके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आज भी हमारे यहाँ एक तबका है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत मतलब वंचित है एक तरह से, और उनका जो अस्पताल है कोटद्वार में है, शायद कोटद्वार सतपुली में है, और वो काफ़ी मददगार साबित हो रहा है बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोगों के लिए जो आज भी स्वास्थ्य सेवाओं को अवेल नहीं कर पाते हैं। तो ना सिर्फ स्वास्थ्य में वो लोग रोज़गार को लेके बहुत काम कर रहे हैं और शिक्षा को लेके काफ़ी काम कर रहे हैं। हिमाचल में उनके काफ़ी मोबाइल वैन्स चल रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। तो हंस फाउंडेशन का काम काफ़ी अच्छा है। एक क्वेश्चन, आपके लिए ज़िंदगी क्या है? मेरे लिए ज़िंदगी जर्नी है, एक यात्रा है। मैंने कल ही एक कोट पढ़ा था कि अगर आप वैसे देखें तो हम सब अपने लक्ष्य तय करते हैं, गोल्स तय करते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली देखें तो आप यहाँ गोल्स तय करने के लिए नहीं हैं, आप एक यात्रा पे हैं, आप एक जर्नी पे हैं, आप बेसिकली आप एक यात्री है। तो मेरे लिए जीवन एक यात्रा है और मैं भी उसी यात्रा को आई एम ट्रैवलिंग। यही लक्ष्य है। और आज के यूथ को, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सर चढ़ा है सोशल वर्क करने का, वो हमारा यूथ है, जो कहीं ना कहीं मतलब स्टार्ट करता है, ड्रॉप करता है, स्टार्ट करता है, ड्रॉप करता है, सोचता रहता है। तो उनको आप गाइड करो एक बारी, हमारी ऑडियंस जो देख रही है, कि वो ये काम शुरू करना चाहे तो मतलब कि कहाँ कहाँ उनकी भावनाएं आके रुक जाती है कि काम करते हैं फिर नहीं नहीं छोड़ो बाद में करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करें पहले। खुद का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। समाज में काम करने के लिए तो हमेशा आपके लिए अवसर रहेंगे। मैंने जैसे कहा कि आप शुरुआत अपने गांव से कर सकते हैं, आप अपने आसपास, आप यहाँ रहती हैं, आपके बिल्कुल पीछे एक बस्ती है, आप वहाँ से कर सकती हैं, है ना। तो समाज सेवा के लिए आपको कोई बहुत बाहर जाने की और बहुत तैयारियां करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास से शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा जो मुद्दा स्पेसिफिक कि आप किस वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं और कौन सा मुद्दा है जो आपको रिलेट करता है, जो आप में एक जोश पैदा करता है कि ये कई लोगों को पर्यावरण के लिए काम करना बहुत पसंद होता है, कई लोगों को एजुकेशन पे काम करना, तो वो पहले तय कर लें कि वो करना क्या चाहते हैं। और यूथ के भ्रमित होने का ना एक रीज़न है बहुत बड़ा शैलजा, सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया के दुष्परिणाम है कि हमारा यूथ इतना भटक रहा है कि कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है। इवन जो सोशल मीडिया के जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो जो बात पहले भी की थी कि उनका तो हमें पता चल जाता है, वो वीडियो बनाते हैं, किसी को खाना दे रहे हैं। इवन आजकल तो लोग कंजकों को बुला के, स्लम एरिया से बुला के उन्हें अच्छा खासा दे के वो वीडियो डाल दे रहे हैं। तो देखो ये कहाँ तक हुआ ये? उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चैरिटी अपनी जगह आवश्यक है कहीं ना कहीं। एक भूखे को खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, वो अपनी जगह, लेकिन वो कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल बदलाव नहीं ला पाएगा। और जो पूरे अगर आपको समाज में स्थायित्व लाना है, बदलाव लाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको फिर चैरिटी नहीं करनी पड़ेगी। और आपका ये है भी जो आपसे बात हुई थी कि चैरिटी को और एक काम करने को आप दो बहुत अलग चीज़ें समझते हो समाज में सुधार के लिए। बिल्कुल, चैरिटी एक शॉर्ट टर्म रिलीफ हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल बदलाव के लिए आपको लगातार काम करने की ज़रूरत होगी। तो और वो थोड़ा लंबा होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एफर्ट कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए आपको भी भावनात्मक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि
आज किसी ने पेड़ लगाया है और उसका फल जो है वो बाद में जाके कोई और खाएगा। जी। जो बहुत ज़रूरी है। घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी आपने काम किया है और इसमें ही हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ पाई जाती है। महिलाओं का काम जो है वो पुरुषों के मुकाबले कम आंका जाता है। इस पर आपने काम किया है, तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट में अगर आप 2 से 3 मिनट में। मैंने काम घरेलू कामगारों के साथ हमारा काम अभी भी चल रहा है और मुझे लगता है कि वो मेरा जुनून भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक ऐसा तबका है जो देहरादून में सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। अगर आप अभी शायद सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आई थी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो दिखाता नहीं है, परिचित हूँ तो राजपुर रोड पे बहुत सारी बस्तियाँ तोड़ी गईं और ये वही लोग थे जो घरों में काम करने वाली महिलाएं थी या उनके पति मजदूर थे। तो देहरादून जब से राजधानी बना है तब से लगातार पलायन करके लोग इस जगह पे आ रहे हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो उनके पास शिक्षा कम होने की वजह से उनको काम नहीं मिलते, रोज़गार नहीं मिलता। तो उस स्थिति में महिलाएं घरों में काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो सबसे आसान काम होता है, वो हमें बचपन से आता है। लेकिन अगर हम सामाजिक गैर बराबरी के तौर पे देखें तो मुझे लगता है उन महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। उनके काम को कोई काम ही नहीं गिनता। पहला तो ये पक्ष है कि ये आम महिला से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है कि घर के काम को काम नहीं माना जाता और उन महिलाओं को मजदूर नहीं माना जाता, क्योंकि आज भी जो घरेलू कामगार संगठन हैं वो खुद को मजदूर का दर्जा दिलाने के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें मजदूर माना जाए, लेकिन जो लेबर डेफिनेशन है, जो श्रम कानून की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में घरों में काम करने वाली महिलाएं मजदूर नहीं मानी जाती। और क्योंकि वो मजदूर नहीं मानी जाती हैं तो इसीलिए उनके अधिकार और उनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है और उन पर कोई कानून लागू नहीं होता, उनका कोई मिनिमम वेज नहीं है, उनको छुट्टियां नहीं मिलती, उनको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं है और उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पूरे उत्तराखंड में बढ़ रही है। उत्तराखंड के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, आप देहरादून ले लीजिए, हल्द्वानी ले लीजिए, श्रीनगर ले लीजिए, ये जो जगहें हैं यहाँ पे लगातार ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं बढ़ रही हैं। अब मैं काम करने जाऊँगी, आप काम करने जाएंगे तो आपको ना किसी न किसी की मदद चाहिए होगी। उस स्थिति में आप एक सहयोगी के तौर पे किसी महिला को अपने घर में काम करने के लिए रखेंगी। तो जब आप किसी को काम करने के लिए रखेंगी तो आपको उसको मिनिमम वेजेस भी देनी पड़ेंगी, उसको छुट्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से एक महिला के लिए सहयोग भी है और एक कामगार के तौर पे, एक मजदूर के तौर पे ये घरेलू कामगार महिलाओं का संघर्ष भी है कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो अब एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए, जनरेशन के लिए ज़रूर दें आप। मुझे लगता है लाइफ इज़ नॉट 2 मिनट्स मैगी, तो स्टॉप ट्रीटिंग इट लाइक 2 मिनट्स थिंग और लंबी प्लानिंग करो, दूर तक सोच के चलो और एंजॉय करो लाइफ को। मतलब मज़ेदार है ज़िंदगी, एक कंपटीशन अपनी जगह है, प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, पर जीवन में आज की तारीख में अगर हम बोलें तो यूथ के पास इतने अवसर हैं कि वो तो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी को काट सकता है। तो स्टॉप फीलिंग स्ट्रेस फ्री, बहुत खुशी से जियो, मज़े से जियो, एंजॉय इट। थैंक यू सो मच दीपा कौशलम जी, मैम। इवन मैं तो दीदी कहना चाहूँगी। बिल्कुल। एक जैसे जो बड़ी बहन होती हैं वो अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को माई शिक्षा देती हैं, तो वही मिली है। और वैसे ये काम शिवम करता है, क्योंकि पहले के पॉडकास्ट उसने क्या, वो पीछे से देख भी रहा है कितना खुश है। तो फिर आज मुझे मौका मिला है। थैंक यू सो मच शिवम, मैम, थैंक यू आयुष। तो फिर मैं शिवम की लाइन बोलूँगी, कैमरे के आगे मैं हूँ, पर पीछे 2 और व्यक्ति हैं। एक है मेरे क्लासमेट ही क्या, अब तो साथ के ही शिवम डोभाल, और एक हमारे जूनियर आयुष नेगी। और थैंक यू सो मच।